हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। की हाल चाल भाई? गुड आफ्टरनून सही सर। है। खाना लंच कर लिया अभी? अभी नहीं नहीं करा सर। अच्छा, अभी नहीं किया। नो सर सर। आपने। नहीं नहीं, मैंने भी नहीं किया यार। अब बस इस सेशन के बाद करूंगा। सर आप दिख नहीं रहे। यार मैं दिख नहीं रहा? मैंने कौन सा मिस्टर इंडिया की घड़ी बांधी हुई है ओके नालायक? सर। पता नहीं सर। एक मिनट रुको यार, ये क्या प्रॉब्लम है? हेलो सर। हाँ जी, आप दिख रहा हूँ? हाँ जी सर, हाँ जी। चलो बहुत यस सर। बढ़िया। तो आप भी मुझे नहीं दिख रहे। आपने तो अपनी वीडियोस बंद की हुई हैं, बस एक छोटी छोटी सी फोटो आ रही है एक बच्चे की बस। सर मैंने चालू रखी है ना। हाँ, अभिषेक की चालू है बिल्कुल। यस सर। चलो जी, 1 मिनट बच्चा, इतने देख लेते हैं फटाफट से। बाकी जिनके भी आप में से किसी का डाउट है तो पहले पूछ लो फटाफट से। सर मैं स्टार्ट करूँ? हेलो। हेलो। हाँ जी सर, स्टार्ट करूँ डाउन? हाँ हाँ, बिल्कुल स्टार्ट करो जी। ओके। सर ये जो चैप्टर है इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है, लायबिलिटी कैलकुलेशन, हाँ जी। टॉपिक है शिफ्टिंग का। टॉपिक किसका है? शिफ्टिंग शिफ्टिंग जो हम्म। स्पेशल बेनिफिट्स होता है सर, हाँ वो हाँ। टॉपिक। तो सर वहाँ पे वो मुझे एक्चुअली डाउट ये है सर कि अभी जिसका एक इनकम डेफिशिएंट होता है, खाली वो उनके लिए एबिलिटी होती है। मतलब मेरी इनकम अगर सपोज 1,50,000 है और वो टैक्सेबल नहीं हो रही है, 1,50,000 टैक्स नहीं हो रहा है, बट मेरे पास अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, सपोज 50,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो डबल वन सॉरी डबल वन टू ए है, हाँ वो मेरे जी। पास है सपोज 1 लाख। हम्म। ठीक है सर, तो ये केस में अभी देखा जाए तो फिर सब मेरा नॉर्मल इनकम प्लस कैपिटल गेन इनकम मेरा 3 lakhs हो जाएगा ठीक है। इस केस में। तो जो मुझे ये डाउट था कि जो वो 2,50,000 तक का भी जो मेरा इनकम में ज्वाइन होगा कैपिटल गेन, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बाकी का जो 50,000 है सिर्फ वही टैक्सेबल रह जाएगा। नहीं नहीं, आपने आपकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1 लाख की है, और जो आपकी अदर जी। इनकम है वो 2 लाख की है। हाँ जी। अब जो अदर इनकम आपकी 2 लाख की है तो आपकी एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, उसमें से 50,000 आपका बैलेंस बच गया। जी। बट जो आप कह रहे हो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके 112 कैपिटल ए के हैं, तो 112 हम्म, कैपिटल ए में जो कैपिटल गेन होते हैं ना लॉन्ग टर्म, वो 1 लाख तो जी। वैसे एग्जम्प्ट होते हैं। हाँ जी। एक बराबर। 1 लाख तो वैसे एग्जम्प्ट है। हाँ, अगर आप जी। ये बात बोलो कि अगर मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए वाले 1.5 लाख रुपए के हैं, जी। तो उसमें से 1 लाख तो वैसे एग्जम्प्ट हो गया, जी। और जो 50,000 होंगे वो भी आपके जी। एग्जम्प्ट हो जाएंगे। रीजन मीन क्योंकि आपकी बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट 50,000 रुपए की अभी बची है। ओके। ठीक है, और ओके। उसके ओके। बाद के जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे ना, फिर वो हम टैक्सेबल करेंगे हम्म, एट द रेट 10% अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए। ओके। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन भी है सर, वो पूछूं? हाँ हाँ, बोलो बोलो बिल्कुल। जी सर, सेकंड क्वेश्चन ये है, मार्जिनल रिलीफ। हम्म। मार्जिनल रिलीफ सर कंपनीज एज वेल एज इंडिविजुअल्स के लिए भी एप्लीकेबल रहते हैं सर? हाँ, सबके लिए एप्लीकेबल रहता है। जहां पे सरचार्ज लगने की वजह से अगर हार्डशिप होगी, तो चाहे वो जी। इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, कोई भी है, वहां पर आपको एमआर निकालना ही पड़ेगा। ओके। ओके सर, और दूसरा मुझे ये पूछना सर, कितना मतलब कि इनकम होने से निकालेंगे? जैसे अगर मेरा इनकम अगर सपोज 1 करोड़ कितना तक आसपास में होगा तो मुझे मार्जिनल रिलीफ के लिए जाना पड़ेगा, वो मतलब जैसे। वैसे 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 नॉर्मली आपको ना हर केस में कैलकुलेट करके देखना पड़ता है। बट हाँ, एक जी। इनकम की लिमिट होती है। एक जी। इनकम की लिमिट होती है, उतनी इनकम तक आपका एमआर निकलेगा। उसके बाद की जितनी भी इनकम होगी उस पर आपको एमआर निकालना ही नहीं है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान जी। लो अगर मेरी इनकम 1 करोड़ 1 लाख रुपए है, या 1 करोड़ 2 लाख रुपए है, तो इस केस में मेरा एमआर आएगा ही आएगा। बट जी। अगर वही मेरी इनकम 1 करोड़ 5 लाख बन जाएगी और 1 करोड़ 6 लाख बन जाएगी ना, उस केस में एमआर नहीं आएगा। तो हर केस में ना, जैसे इंडिविजुअल है, उसकी एज के बेस पे हर केस में एक इनकम निकल के आएगी। उस पर्टिकुलर इनकम तक आपको एमआर निकालना पड़ेगा, और जैसे ही इनकम उस पर्टिकुलर इनकम से इंक्रीज हो जाएगी ना, तो आपका एमआर निकलना बंद हो जाएगा। तो
तो सर मैं तो फिर एग्जाम में मतलब कहाँ तक, अगर कितनी इनकम दी होगी तो वहां तक 1 करोड़ 2 लाख या नहीं, ऐसे कोई सपोज आ वो जाता है? हाँ, वो देखो, वो अब ये मतलब वो आपको जैसे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की 4 कैटेगरी हैं, रेजिडेंट वाले केस में 3 कैटेगरी है, एनआर वाले केस में 1 कैटेगरी है, कंपनी जी वाले केस में भी आपके 2 टायर सरचार्ज रेट हैं, इंडियन जी। कंपनी में अलग है, फॉरेन कंपनी में अलग है। तो ऐसा नहीं है कि वो एग्जामिनर कभी ये पूछेगा कि मुझे ऐसी इनकम बताओ जिसके बाद एमआर मिलेगा ही नहीं। वो नॉर्मल क्या बोलेगा कि इनकम 1 करोड़ 2 लाख रुपए है, इसका फाइनल टैक्स निकाल दो। इनकम 1 करोड़ 10 लाख रुपए है, इसका फाइनल टैक्स निकाल दो। अब ऑलवेज ध्यान देना कि अगर इनकम 1 करोड़ 1 लाख दी है या 1 करोड़ 2 लाख दी है, तो उस केस में तो एमआर आपको निकालना ही पड़ेगा, निकाल के देखना पड़ेगा। बट अगर इनकम मान लो 1 करोड़ 8 लाख है, 1 करोड़ 5 लाख है, 1 करोड़ 6 लाख है, तो उस केस में एमआर मिलेगा ही नहीं, तो डायरेक्टली आप टैक्स निकालो, उसमें 4% सेस ऐड करो और फाइनल आंसर आ जाएगा। बट हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर मुझे ऐसी पर्टिकुलर इनकम ही बता दो हम्म। कि जिस केस में मुझे पहले ही पता लग जाए कि यहाँ इसके बाद तो एमआर आएगा ही नहीं, तो जो मैं आपका यूट्यूब पे ना, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं एक क्लास डालूंगा 2 या 3 घंटे की, जिसमें लिमिट्स वाली क्लास होगी सारी वो। हाँ तो जी। उसके अंदर मैं ना वो लिमिट बता दूंगा पर्टिकुलर, उस लिमिट को याद कर लेना, उसके बाद आपका एमआर नहीं मिलेगा फिर। ओके ठीक जी है। सर। ओके। और ठीक है सर, मैं अभी नेक्स्ट डाउट मेरा जो है सर वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है। हाँ जी। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, हम्म। जो अगर सपोज वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 31 मार्च 2019 को मतलब समझ लीजिए अगर खत्म हो जाता है, मतलब जिस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होगा ठीक उसी दिन मेरा कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म होगा। तो कंस्ट्रक्शन पीरियड जो भी रहेगा हम वो 31 मार्च तक, मतलब अगर उस दिन भी कंप्लीट हुआ तो उसको माना जाएगा कि पूरे साल में कंप्लीट हुआ है। हाँ, जिस दिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 31 मार्च को भी मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है ना, तो वो साल जो है वो प्री में काउंट नहीं होगा। मतलब उस ओके। साल हम मानेंगे उस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उस साल का तो मुझे पूरा मिलेगा, और उससे पहले वाले जो भी साल होंगे उसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर अलाउड होगा। तो अगर आपकी कंस्ट्रक्शन 31 मार्च को भी कंप्लीट हुई है ना, तो पूरा का पूरा साल जो होगा वो प्री में काउंट नहीं होगा, उससे पहले वाले जितने भी साल होंगे वो प्री में काउंट हो जाएंगे आपके। और सर अगर इसमें मैं एग्जांपल लूँ कि ठीक है अभी जैसे मैंने आज 31 बोला और मैं पकड़ूँ अप्रैल 3 को मेरा कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, तो मतलब फिर वो 1920 का जो दौरा होगा, मतलब वो पूरा साल भले ही कंप्लीट नहीं हुआ होगा लेकिन उसको माना जाएगा कि वो पूरा साल पकड़ के उसके पिछले इसको प्री कंस्ट्रक्शन मानना है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे मान जी लो 3 अप्रैल 2019 को मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। जी। तो अगर 3 अप्रैल 19 को मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है ना, तो 1920 जो है ये मेरा प्री में काउंट नहीं होगा, हम्म इसकी तो मुझे मिलेगी पूरी डिडक्शन। और हम्म। 1920 से पहले वाला साल मतलब 31 मार्च 19 तक जितना भी मैंने जी। इंटरेस्ट पे किया होगा ये सारा का सारा मेरा प्री में आ जाएगा फिर। ओके ओके ठीक है सर ये। हाँ मुझे और भी है। सर ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन होता है पीजीबीपी में 43 CA सेक्शन। हाँ जी। हाँ जी सर, तो मुझे इसमें थोड़ा डाउट था कि मतलब ये जो 105% वाला क्राइटेरिया और जिस जो ये पेमेंट वाला है कि अगर आप स्टैम्प ड्यूटी मतलब जिस दिन आपका एग्रीमेंट हुआ एग्रीमेंट के दिन आप पेमेंट दे देते हैं, ठीक है, तो हम्म। उस टाइम में भले आपको मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या ऐसा कुछ है सर, मुझे वो सेक्शन में थोड़ा डाउट है 105% का जो है देखो कि मतलब अभी। उस सेक्शन में ना सिंपल सा पॉइंट, पहले ये बात ध्यान दो कि हम्म, 43 CA जो पीजीबीपी का है और जी जो 50C कैपिटल गेन का है ना, ये दोनों जी। आपके 100% सेम है, फर्क सिर्फ इतना सा है वो कैपिटल सेट पे स्टॉक इन ट्रेड पे है। ओके। ठीक है। अब ये दोनों सेक्शन नॉर्मल क्या बोलते हैं कि जो भी आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, अगर वो हम्म आपके एक्चुअल सेल प्राइस के 105% से ज्यादा है, हम्म। तो फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तुम्हारा सेल प्राइस बन जाएगा। जी अब सबसे बड़ा मैटर ये आता है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हमें लेनी कौन से दिन की है। तो गवर्नमेंट जी। कहती है 2 दिन की हो सकती है, एक तो एग्रीमेंट के दिन की और एक रजिस्ट्रेशन के दिन की। हम्म अब आपको हमेशा एग्रीमेंट के दिन की कंसीडर करके चलनी है। बट जब ओके। एग्रीमेंट के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आप कंसीडर करोगे तो उस टाइम बस ये देख लेना कि बायर ने जो आपको पेमेंट की है, हम्म बायर ने जो आपको एडवांस मनी दी है, बायर ने जो हम्म कुछ भी पैसा अगर आपको दिया हो वो दिया हो एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले। हम्म मतलब जिस दिन आपका एग्रीमेंट हुआ उस दिन दे दिया हो, या उससे हम्म पहले अगर बायर ने आपको कुछ भी पेमेंट कर दी है, अकाउंट पे ही चेक से, अकाउंट हम्म पे ड्राफ्ट से और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से अगर उसने हम्म पेमेंट कर दी है, फिर तो एग्रीमेंट के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बेस बना लो। और अगर उसने हम्म पेमेंट की तो है बट एग्रीमेंट के दिन के बाद पेमेंट की है, या हम्म एग्रीमेंट के दिन पेमेंट की है बट कैश के अंदर पेमेंट की है,
तो फिर जो रजिस्ट्रेशन के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी, फिर उसके वैल्यू के बेस पे हमें कैलकुलेशन करनी होगी। ओके सर, अभी जैसे मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ सर। जैसे अभी मेरा जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, डेट ऑफ एग्रीमेंट सपोज मेरा 10 अप्रैल 2019 है। ठीक, और उस दिन मेरा जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है एग्रीमेंट के डेट में वो है 25,30,000। हम्म जो मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है रजिस्ट्रेशन के दिन है वो है 35 लाख, जो कि है 34 2018। हम्म ओके। और जो अमाउंट जो मेरा एग्रीमेंट के तौर पे जो तय हुआ है वो मेरा 24 लाख रुपीज़ का अमाउंट तय हुआ है। और मुझे फर्स्ट पेमेंट 10th ऑफ अप्रैल को मिली है। मतलब मेरा एग्रीमेंट का डेट है 10 अप्रैल, और उसी दिन मुझे मेरी फर्स्ट पेमेंट भी मिली है। 25,30,000 का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था एग्रीमेंट के दिन। ठीक है, और जिस दिन रजिस्ट्रेशन किया 30 अप्रैल को, उस दिन स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू चल रही थी 35 लाख। तो जो और मेरी पेमेंट जो जो अमाउंट, जो पेमेंट आपको मिली है 10 अप्रैल को, वो पेमेंट कैसे मिली है? अकाउंट पे, चेक से, कैसे? जी अकाउंट पे ही चेक ड्राफ्ट जो उस चीज़ से मिली है। हाँ, तो फिर आपको एग्रीमेंट के दिन की ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को बेस बना के क्वेश्चन करना होगा। तो यहाँ पे फिर सर यहाँ पे वो 105% वाला नहीं, क्राइटेरिया नहीं लगाना है ना? वो लगेगा लगेगा ना। अब आपने क्या किया, अब आपने हम्म, एग्रीमेंट के दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उठा ली। जी। ठीक है जी, अब अपना सेल प्राइस जो है और ये वाली हम्म, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है, अब इन दोनों को कंपेयर करो। जी। अगर ये वाली स्टैम्प ड्यूटी उस सेल प्राइस के 105% से ज्यादा है, हम्म, तो फिर तो ये वाली स्टैम्प ड्यूटी तुम्हारा सेल प्राइस बन जाएगी। जी। और अगर ये वाली स्टैम्प ड्यूटी उस सेल प्राइस के 105% से ज्यादा नहीं है, फिर जो तुम्हारा हम्म, एक्चुअल सेल प्राइस होगा ना, वही सेल प्राइस मान के आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। ओके, ठीक है सर। पीजीबीटी में सर मुझे ये डाउट था, हाँ। और हाँ जी सर। सर अगला मुझे डाउट था जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से है। हम्म जो वहाँ पे हमारा उसमें मानते हैं डीम्ड इनकम, जो हम्म सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 है, उसमें एक लास्ट क्लॉज है जो 2 सबसेक्शन 22 ई में, लोन्स एंड एडवांसेस टू सर्टेन शेयर होल्डर्स हाँ जी, हाँ जी। है। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर होल्डिंग 10% ऑफ द इक्विटी शेयर, सर ये उनके ऊपर वो जिसके पास 10% शेयर्स है, वहां से उनको लगना चालू होगा, या उसके अलावा किसी और को, या उसके पास जिसके नहीं पास नहीं टेन नहीं नहीं, परसेंट जिनके पास वोटिंग पावर 10% या उससे ज्यादा है, उसी के ऊपर ये जी। सेक्शन लगेगा। जिसकी हम्म, वोटिंग पावर जो होगी वो 10% से कम होगी, उस पर ये सेक्शन ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जी। फॉर एग्जाम्पल, एक प्राइवेट कंपनी है, उसके अंदर मेरे 20% की वोटिंग पावर है। तो अगर वो हम्म, प्राइवेट कंपनी मुझे लोन दे रही है, प्राइवेट हम्म, कंपनी मुझे एडवांस दे रही है, तो गवर्नमेंट कहती है वो हम्म, तुम्हारे हाथ में डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। हम्म, और अगर वो डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा ना, तो अब ये हम्म, कंपनी सीडीटी काटेगी 34.944% से, और वो डिविडेंड मेरे हाथ में एग्जाम्प्ट होगा। हम्म, ये चीज है। ओके। जी, और सर एक और चीज़ आपने ये इसी चैप्टर में आपने कहा था एक बार कि सर जो इफेक्टिव रेट ऑफ सीडीटी है वो 34.944% वाला है। वो तो 222 सर, ई का। हाँ जी, 222 ई का। और सर फिर जो नॉर्मल वाला है सर उसका इफेक्टिव रेट क्या है सर? 20.555। ओके, तो ये खाली 20.555, 222 ई को छोड़ के है ना? हाँ, 222 ए को छोड़ के जो भी डिविडेंड होगा उस पर 20.555 लगेगा। 222 ई वाला जो होगा उस पर 34.944 लगेगा। ओके। और अगर सपोज एक कंपनी इनकम मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है जो कि 222 ई के अंडर नहीं है, तो उसको 20.555% टैक्स भरना पड़ेगा। सीडीटी, हाँ, यस यस। ये पीडीटी भरना पड़ेगा। तो ये सर ये जो 20.555 है ये इंक्लूडिंग सरचार्ज और एवरीथिंग है सर? सब कुछ सब कुछ, ये ग्रोसिंग अप करने के बाद ये इफेक्टिव रेट है। हाँ जी। तो अभी जैसे अगर एग्जाम में हमें एमसीक्यू आ जाता है कि कंपनी ने इतनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट की, तो वो अमाउंट को वो डायरेक्टली 20.555% से निकाल के हम उसको। हाँ, देखो आपको ना ऑप्शन देखते ही पता लग जाएगा। ऑप्शन देखते ही जी। पता लग जाएगा। अगर वो बोलेंगे सीडीटी कितना है टोटल, तो टोटल हम्म, सीडीटी जो होगा ना, वो 20.555 से कैलकुलेट होकर आंसर आएगा। बट अगर जी। मान लो 20.555 से आपने आंसर निकाला, वो आंसर आपका मैच नहीं कर रहा, हम्म, आपने फिर 15% से निकाला, 15% वाला आंसर मैच कर गया, हम्म, तो इट मीन्स फिर एग्जामिनर ने जो आपको आंसर दी हैं उसमें सरचार्ज और सेस की बात नहीं की। क्योंकि ओके। नॉर्मल रेट तो 15% है ना। उसको जी। फिर हम ग्रोसिंग अप करेंगे, फिर सरचार्ज लगाएंगे, फिर सेस लगाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा 20.555 आ जाएगा। जी। तो अगर 20.555 से आंसर मैच कर रहा है, फिर तो 200% वही हम्म, आंसर है। और अगर आंसर मैच नहीं कर रहा, देन फिर 15% के बेस पे निकाल के आप आंसर मैच कर लो। ओके, ठीक है सर। और सर अभी दूसरा एक चीज मैं आपको पूछा, क्लबिंग ऑफ इनकम है हम्म चैप्टर। हम्म क्लबिंग ऑफ इनकम में सपोज अभी जैसे मेरी शादी अभी नहीं हुई है। नहीं हुई ठीक है? है, बट
हाँ ये सर ऐसे नहीं हुई है। अच्छा नहीं हुई है, कब तो होनी है? पता नहीं सर, अभी काफी टाइम है, अच्छा काफ़ी कुछ टाइम है, महीने चलो पहले ठीक। फिर उसके बाद। ठीक है। हाँ जी। सर अभी सपोज अगर मैं अभी किसी भी एक्स वाई जेड जो लड़की, सपोज फॉर एग्जांपल अगर वो फियांसे है मेरी और ओ माय हमारी अभी गॉड। सर हाँ एग्जांपल हाँ तो हाँ। अगर उस केस में ऐसा है कि मैं उसे शेयर्स ट्रांसफर करता हूँ या कुछ भी चीज़ ट्रांसफर करता हूँ, तो वो कहते हैं कि सर वो मेरे हाथ में क्लब नहीं होगा, वो क्योंकि मैंने ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करने के पहले ही दिए, लेकिन सर जो पैसा देने वाला है वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में वो देने वाला मैं हूँ, तो उस हिसाब से सर वो जो भी पैसा ट्रांसफर कर रहा है तो वो ट्रांसफर के हाथ में जाके वो इनकम क्लब होना चाहिए ना सर, क्योंकि जो कंसिडरेशन है वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, मैं यहाँ उसे फ्री में दे रहा हूँ उस तरीके से। नहीं, अगर आपने देखो, अगर आपने उसको विदाउट कंसिडरेशन में ट्रांसफ़र किया या हम्म इनएडिक्वेट में ट्रांसफ़र किया, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि हम आपके हाथ में क्लबिंग सिर्फ तब करेंगे, रिलेशनशिप मस्ट बी एग्जिस्ट। आप ना थोड़ा हम्म प्रैक्टिकली इमेजिन करना, सोच के बोलना। हम्म लेट्स हम्म टेक एन एग्जांपल, मान लो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को या मैंने अपनी फियांसे को कुछ एसेट ट्रांसफर किए, शेयर ट्रांसफर किए। हम्म अब वो अभी हम दोनों की मैरिज नहीं हुई, और मैंने हम्म उसको क्या किया, मोहब्बत है, प्यार है, मैंने ट्रांसफर कर दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, ट्रांसफर कर देते हैं। हम्म अब जब मैंने वो ट्रांसफर किए, प्रैक्टिकली सोचना, सेंटी मत होना। हम्म अब अगर प्रैक्टिकली सोचना, अगर मान लो मैंने ट्रांसफर किए, उसने वो इनकम कमाई, अगर वो मुझ में क्लब होती रहे हम्म और वो गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग जाए, हम्म 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 प्रॉपर्टी भी उसके नाम पे गई, गर्लफ्रेंड भी बराबर। गई, हम्म इनकम पर टैक्स मैं पे कर रहा हूं। हम्म बताओ कितनी खतरनाक बात है। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं होगा, हम तुम्हारे हाथ में क्लबिंग सिर्फ तब करेंगे, रिलेशनशिप मस्ट बी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड एक्रूल ऑफ इनकम। ओके 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 सर, दूसरे क्योंकि मैं पढ़ा था यहाँ एक क्वेश्चन मैंने रीड किया था तो उसमें मुझे ये चीज़ डाउट आया था कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ओके सर, दूसरा एक था सर, एक कार्बन क्रेडिट जो है सर, एक्चुअली वो क्या मतलब किस चीज़ में कार्बन लगता क्रेडिट ना यार, मैंने अभी ना इससे पहले जो मेरा डाउट सेशन 1 था, है? जी। तो वो मैंने उसमें ले लिया पूरा, मैंने समझा दिया, तो ना मैं यूट्यूब पे डालूंगा वो लेक्चर। तो ये अपनी ऑडियो बंद करो, किसकी ऑडियो हो गई, तो वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो जी। उसमें से मेरे ख्याल से बीच में 15 से 20 मिनट के बीच में देख लेना, किसी बच्चे का डाउट था, मैंने वहां पे क्लियर किया हुआ है, वहां से आप देख लेना। ओके ठीक है सर। और दूसरा एक और चीज़ था सर मुझे, जो इक्विलाइजेशन लेवी सर इक्विलाइजेशन यहाँ लेवी तो यार ये होता है कि जैसे यार बाहर हम जितनी भी यार मार्केटिंग करवाते हैं, फेसबुक है, एम मतलब जितनी भी आपकी ऑनलाइन वेबसाइट है, उनको जी। जब भी हम पेमेंट करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, आपने देखा होगा फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट होती है, यूट्यूब पर जी। एडवर्टीजमेंट होती है। तो जब भी हम हम्म, उसको पेमेंट करते हैं ना, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है उसमें कुछ परसेंटेज आपको डिडक्ट करना पड़ेगा पेमेंट के टाइम पर, वो रेट हमारा 6% है। हम्म, बट अगर वैल्यू 1 लाख से ऊपर पेमेंट करेंगे, तब वो हम्म। टैक्स कटेगा, अगर वो 1 लाख तक होगी उस केस में टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। तो इक्वलाइजेशन लेवी इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं। ओके, मतलब जो हम बाहर के फॉरेनर से अगर डीलिंग करते हैं तो उस केस में वो यस। इक्वलाइजेशन है। हाँ। ओके। और सर मुझे अभी जो लास्ट मेरा ये डाउट था कि सर अभी जैसे एग्जाम, अभी ये टाइम का अगस्त में पेपर होंगे नहीं होंगे वो पता नहीं सर, बट हम्म ऐसा है कि जैसे लास्ट टाइम की प्लानिंग कैसी चल रही थी सर की, अभी जैसा पेपर है, पेपर के पहले 2 दिन का गैप था, हम्म जो क्योंकि मैं खाली ग्रुप 1 दे रहा हूँ, तो ग्रुप 1 में कैसा है सर, मुझे 2 दिन का गैप मिलता है, तो उस हिसाब से मैंने ऐसे प्लानिंग रखी की थी, एक दिन आप जीएसटी और कस्टम्स पढ़ेंगे और एक दिन आप पूरा आईडी जो डीटी साइड है आप वो ये करेंगे। बट अभी जो रिसेंट में अभी जो टाइम टेबल आया है उसमें जो है कि खाली 1 डे का आपको गैप दिया हुआ है इसमें, हम्म 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 टैक्स के पेपर के लिए। हम्म। तो सर आप मतलब मुझे ये चाहिए था कि सर आप अगर आपको कभी ऐसा अगर टाइम मिले तो सर मतलब जो एक स्लॉट्स होते हैं ना, कि मतलब आप इतना स्लॉट जो पहले चैप्टर्स ये पकड़िए, जो भी एग्जाम के 1 डे पहले के टैक्स की जो प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे सर, वो अगर आप बता सकते थे ना सर तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाता, मतलब आपको कौन से चैप्टर पकड़ने, किस सीरियल वाइज में पकड़ने, कितना टाइम देना है पकड़ के, किस क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करके आपको 1 डे पहले के जो प्रिपरेशन रहते सर, अगर वो हो गए तो सर एग्जाम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाता है। देखो मैं तो अगर ये बोलूंगा कि मतलब जैसे हमने भी अब सीए फाइनल के एग्जाम दिए थे, हमारे भी 8 पेपर लगातार थे। आप में तो जी फिर भी बीच में एक छुट्टी होती है, हमारे में तो एक छुट्टी भी नहीं होती थी। और जी हमारे सीए फाइनल की डायरेक्ट टेक्स्ट की बुक जो थी वो 3,000 पेज की थी। ठीक है। ओके तो अब 3,000 पेज की वो बुक थी, जैसे अब तो लॉकडाउन के चक्कर में एग्जाम पोस्टपोन में पोस्टपोन होते जा रहे हैं और आपको टाइम नॉर्मली मिलता जा रहा है, जो कई बच्चे वेस्ट भी कर रहे हैं। जी ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि आपको पहले से ही पता है कि आपके पास एक दिन है। ठीक जी है। और उस एक दिन में कितना टाइम किस में देना है वो आपको ना अभी से डिसाइड करना पड़ेगा। आपको लगता है कि मेरा इनकम टैक्स में हाथ टाइट है,
या मेरा जीएसटी में हाथ टाइट है, या मुझे कस्टम में दिक्कत है, तो जिसमें आपको प्रॉब्लम है ना, जिसमें आपको प्रॉब्लम है उसमें जो एक दिन आपके पास बैलेंस होगा उसमें आपको ज्यादा टाइम देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 18 घंटे की जीएसटी की रिवीजन क्लास डाली, या 19 घंटे की इनकम टैक्स की रिवीजन क्लास है, तो आप ये टारगेट लेके चलो कि भैया एक दिन पहले ना मुझे वो रिवीजन क्लास सारी सुननी है, चाहे वो मैं 1.25 की स्पीड से सुनूं, चाहे मैं 1.5 की स्पीड से सुनूं। क्योंकि जब आपने वो रिवीजन क्लास एक बार गो थ्रू कर ली तो होगा क्या, उसमें सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करके रखो, मतलब 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करके रखो कि एग्जाम से एक दिन पहले वो 100 क्वेश्चन या वो 50 क्वेश्चन मुझे करने हैं। दोबारा से जिस क्वेश्चन में आपको बार बार प्रॉब्लम आ ही रही है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो ऐसा है, मुझे बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो 100 क्वेश्चन आप सिलेक्ट करके रख लो कि भैया ये 100 क्वेश्चन मुझे एग्जाम से एक दिन पहले करने हैं। तो अपना टारगेट ये बना के चलो कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो 24 घंटे हैं, भाई एक दिन तो पूरा मिलेगा ना, जी। एक दिन पूरा मिलेगा, और आप शाम को जब भी एग्जाम दे के आओगे तो अगर आपका, मैं कह रहा हूँ 20 घंटे भी हैं, तो आप 20 घंटे में से ये मान के चलो कि भैया 20 घंटे में से मेरे 10 घंटे तो इनकम टैक्स में लगेंगे, ठीक है जी, और 6-7 घंटे के अंदर मैं पूरा जीएसटी रिवाइज कर लूंगा, ठीक है, 7 घंटे के अंदर मैक्सिमम पूरा जीएसटी आराम से रिवाइज हो सकता है, इतनी बड़ी कोई मुश्किल बात नहीं है। कस्टम के अंदर 1 घंटा लगता है सिर्फ, ठीक है, और 2 घंटे जो है मुझे उन क्वेश्चंस में लगाने जो मैंने 100 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि यार पहले 2 दिन मिल थे तो अब एक दिन तो मैं रिवीजन कैसे करूंगा, एक दिन में भी रिवीजन पॉसिबल है, उसके लिए आप पहले से प्लान आउट करके चलो कि मुझे अभी अच्छे से इतना करके चलना है कि मुझे एग्जाम से एक दिन पहले प्रॉब्लम ही ना आए, ठीक है। तो इतना कोई वो दिक्कत नहीं है, बाकी अगस्त में एग्जाम होंगे नहीं होंगे उस पर तो मुझे भी अभी पता नहीं, चांसेस तो कम ही है, बट मैं कह रहा हूँ हो या ना हो आपको अपनी तैयारी कम नहीं करनी, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं है कि आपके फाउंडेशन के बेस पे वो एग्जीक्यूटिव क्लियर करवा देंगे, ठीक है जी, ये आपके अब तक के परफॉर्मेंस के बेस पे एग्जाम तो होंगे 100% होंगे, चाहे वो दिसंबर में होंगे, बट जितने एग्जाम पोस्टपोन होंगे उतनी प्रॉब्लम हमारे लिए भी क्रिएट होगी, क्योंकि उतना बच्चा भी बढ़ेगा, उतना कंपटीशन बढ़ेगा, और उतने में फिर हमें तैयारी और डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं तो तैयारी और बढ़िया से हो रही है, उतना पढ़ने का हमारा मन नहीं कर रहा, और अगर पढ़ने का मन ही नहीं करेगा ना फिर दोबारा यही सेम प्रेशर जो आ जाए, यही सेम प्रेशर फिर दिसंबर से पहले ही भी आएगा अगर दिसंबर में एग्जाम होंगे तो बेटर ये है कि अगर आप दिन में भी 3-4 घंटे निकाल रहे हो पढ़ाई के लिए तो भी इस टाइम मोर देन सफिशिएंट है। जी सर, अभी मैंने एक्चुअली क्या सोचा था, अभी मैंने जो 10th जुलाई तक का जो डेट था वो मैंने मतलब मुझे ग्रुप 1 मैंने पहले दिया था दिसंबर, ये दिसंबर में मैंने ग्रुप 1 दिया था, तो ग्रुप 1 में मुझे जेआईजीएल जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में एग्जामेशन मिला और वो सब्जेक्ट में एग्जाम्प्ट हो गया है। तो अभी मेरा देखा जाए तो ग्रुप 1 में मेरे खाली 3 सब्जेक्ट्स मुझे देने हैं, तो मैं तैयारी इस हिसाब से कर रहा था कि 10 जुलाई तक मैंने कंपनी लॉ पूरा पढ़ा, अब मेरा 11 से लेके 20 तक मैंने लगाया था कि पूरा टैक्स पढ़ना है और जो साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर्स है वो सॉल्व करना है। तो मतलब 10-10 दिन करके मैंने किया था, और लास्ट का जो 15 दिन है उसमें मेरा कंपनी लॉ में हाथ थोड़ा कच्चा है, तो मैंने इसीलिए सोचा था कि अभी अगस्त 1 से लेके अगस्त 15 तक मैं कंपनी लॉ के ऊपर ही फोकस करके चलूंगा। तो इस तरीके से मतलब मेरी तैयारी थी। तो वही मुझे आपको जस्ट जानना था कि आपने जो बोला सर वो मुझे समझा एटलीस्ट, मतलब अभी जैसे जो चैप्टर में अगर मैं कहूँ कि कैपिटल गेन्स पढ़ना है तो पढ़ते टाइम जाने के पहले सिर्फ एक बार अगर प्रोविजन याद है, खाली जो एग्जाम्पशन से अगर एग्जाम्पशन मतलब हर एक चैप्टर में से जो लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है सिर्फ उसको फ्लिप करके देखना है, जैसे एग्जाम्पशन कितना मिलेगा क्या मिलेगा जो बिल्कुल बाकी की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और बाकी जो मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो भी आएगी थोड़े दिन के अंदर आ जाएगी, वो लिमिट बेस वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ, जी 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 तो जी। 2-3 घंटे की होगी, अगर वो 3 घंटे की लिमिट बेस वाली वीडियो भी आप दिन में 1-2 बार देख लोगे ना तो उसमें जी आपको ना सारी लिमिट्स याद हो जाएंगी, फिर एग्जाम में जितने भी लिमिट बेस वाले क्वेश्चन आएंगे ना मुझे नहीं लगता कि उस वीडियो के बाद आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके आओगे अगर आपने वो सही ढंग से देखी है तो। ओके ठीक है, सर, ओके ओके थैंक जी, यू। ओके। चलो और बताओ जी, नेक्स्ट डाउट। हेलो। पिंक पिंकी। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ पिंकी। हेलो, मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। सर मेरे सैलरी चैप्टर में डाउट था। हाँ जी बोलो। मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं ना 50,000 का, हाँ जी। तो उसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल एक्सपेंसेस का क्या करेंगे? उस अगर वो हम लोग लेते हैं तो फिर डिडक्शन ले सकते हैं या फिर नहीं लेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ट्रांसपोर्ट और मेडिकल नहीं लोगे तो डिडक्शन मिलेगी, और अगर वो डिडक्शन नहीं लोगे तो ट्रांसपोर्ट और मेडिकल मिल जाएंगे। अब तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला वो फुली टैक्सेबल होगा अगर वो हैंडीकैप एम्प्लॉय नहीं है, अच्छा। और अगर मेडिकल परक्यूजिट है
तो आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लोकल अथॉरिटी वाला है, उस केस में एग्जम्प्ट है। स्पेसिफाइड कुछ जी सर। हॉस्पिटल के नाम है, उस केस में एग्जम्प्ट है। बाकी कोई भी हॉस्पिटल में अगर इलाज होगा वो फुली टैक्सेबल है। तो स्टैंडर्ड जी सर। डिडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस ना और मेडिकल परक्यूसिटी के ऊपर बेस नहीं है, वो तो मिलनी ही मिलनी है, हर एम्प्लॉय को मिलनी है। और जब भी तुम्हारी जी ग्रोथ सर। सैलरी निकल के आएगी उसमें से 50,000 माइनस करनी है, उसके बाद ही आपकी टैक्सेबल सैलरी निकल के आएगी। अच्छा, ओके सर। ठीक है। सर मेरा और एक डाउट था, हाँ जी। ये हाउस प्रॉपर्टी में ये कंपोजिट रेंट का मतलब समझ में नहीं आया सर। कॉम्पोजिट रेंट का मतलब तो यार ये होता है, कॉम्पोजिट मींस क्या होता है, इकट्ठा। ठीक है नी। ये पीछे से आवाज किसकी आ रही है नालायक, क्या खाना खा रहे हो? कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। इकट्ठा का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मैंने कोई एक रेंट चार्ज किया आपसे, और वो रेंट ना हाँ सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं है, उसमें फर्निशिंग आइटम का भी है। जैसे मान लो मैंने एक सर। फर्निश्ड घर किराए पर लिया, और फर्निश्ड घर का किराया कितना है, लेट्स से 20,000 पर मंथ। अब जो जी सर। 20,000 पर मंथ किराया है ना, उसमें बिल्डिंग का भी है और फर्निशिंग आइटम का भी है। जी तो सर। इस रेंट को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट रेंट। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर इसको आप सेपरेट कर सकते हो, फिर तो सेपरेट के बेस पे टैक्सेबल होगा बिल्डिंग वाला हाउस प्रॉपर्टी में, और बाकी टैक्सेबल होगा पीजीपी अदर सोर्स में। और अगर तुम सेपरेट नहीं कर सकते ना, तो फिर ये सारा का सारा किराया जो होगा वो बिजनेस में टैक्सेबल होगा या अदर सोर्स में होगा, बट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। जिसे एक क्वेश्चन था, कंपोजिट रेंट ऑफ लेटर्ड हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल एज, तो उसमें वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा क्या उसका आंसर सर? नहीं नहीं नहीं, अगर कॉम्पोजिट रेंट है फिर वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा, उसका पीजीपी और अदर सोर्स एज द केस में भी, ये आंसर होगा उसका। अच्छा अच्छा, जी सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी। और बताओ जी, अगला डाउट ललिता। हेलो। हेलो। हाँ ललिता बोलो। हेलो। हाँ सर, एक्चुअली मुझे पूछना था कि मतलब सर बुक प्रॉफिट मतलब जब टोटल इनकम में दिया हुआ है कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इंक्लूड्स, और सर क्रेडिट में दिया हुआ है एक्सेस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑन लैंड, तो सर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा सर? किसके अंदर, पीजीपी के अंदर? नहीं सर, टोटल इनकम और सर ये एक होता है ना, टोटल इनकम और मैट दोनों जब कंबाइन करके सर वो जो निकालना होता है, जब आप मैट निकालते तो हो। सर हाँ सर, उसमें टोटल इनकम और मैट जब दोनों का जब दिया हुआ रहता है सर, दोनों कैलकुलेशन करना पड़ता है। हम्म। तो सर टोटल इनकम में दिया हुआ है कि सर मतलब टोटल इनकम निकालने के लिए दिया हुआ है कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इंक्लूड्स, और क्रेडिट में दिया हुआ है एक्सेस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑन लैंड। तो एक्सेस, एक्सेस रिलाइज ऑन सेल ऑफ, लैंड। तो उसमें आप टोटल इनकम में ट्रीटमेंट क्या करना है या मैट में ट्रीटमेंट क्या करना है? नहीं सर, टोटल इनकम। मैट तो सर एग्जॉस्टिव होता है, तो उसमें तो हाँ आएगा ही मैट में नहीं। तो एग्जॉस्टिव होगा ना, बट मैट का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। और जो आपका हाँ सर एक्सेस रियलाइजेशन है वो आपका अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा या पीजीपी के अंदर होगा, वो कैपिटल गेन में नहीं जाएगा फिर। अच्छा सर, ठीक है, पीजीबीपी या फिर अदर अदर सोर्सेज में। सोर्स में जाएगा। अच्छा ठीक है सर। सर एक और डाउट है सर, मतलब सर यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे सर मैट में दिया हुआ है कि पीएनएल मतलब शेयर इनकम फ्रॉम एओपी 6 दिया हुआ है, हम्म। और सर एक्सपेंसेस डेबिटेड इन बुक्स फॉर अर्निंग सच इनकम दिया हुआ है 0.8। कितने दिए हुए हैं? मैट सर 0.8 दिया हुआ है, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन बुक्स फॉर अर्निंग सच इनकम। ओके। और सर नीचे मतलब एक और दिया हुआ है कि द मेंबर्स एज वेल एज देयर शेयर्स इन द एओपी इज अ मेंबर आर स्पेसिफिक एंड डिटर्मिनेट दिया हुआ है, तो हम्म। सर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा बुक जो प्रॉफिट निकालते समय? जो एओपी और बीओआई वाला है वो तो सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट है आपका। हाँ सर। ठीक है, उसको तो आप माइनस करोगे। हाँ सर। और जो उसके रिलेटेड अच्छा। खर्चे हैं उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, अगर वो डेबिट किए हुए हैं तो हमें ऐड बैक करने पड़ेंगे। हाँ सर, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सपेंसेस डेबिटेड दिया हुआ है, हाँ तो उसको फिर हमें ऐड बैक करने पड़ेंगे। तो सर इसका कुछ नहीं है जो नीचे दिया हुआ है स्पेसिफिक और डिटर्मिनेट का जो पॉइंट है वो उससे? तो सिर्फ इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जब आप एओपी और बीओआई की टैक्सेशन निकालते हो ना, तो मे भी आपको हाँ थोड़ा सर। बहुत ध्यान आ रहा हो कि अगर मेंबर का शेयर डिटरमाइन है, तो फिर एओपी और बीओआई की इनकम जो है वो स्लैब रेट के दायरे में आ जाती है, वो 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट मिल जाती है। अच्छा और सर। अगर एओपी के जितने मेंबर हैं उनका शेयर डिटरमाइन नहीं है, फिर एओपी हाँ। की इनकम जो होती है वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्सेबल होती है। इट मींस वो 30% प्लस में सरचार्ज प्लस में सेस लगता है फिर। ओके सर। तो इस इसलिए क्वेश्चन में इसका कोई वो ट्रीटमेंट नहीं होगा। अच्छा सर, सर जैसे ही होता है वैसे ही होगा, मतलब हाँ। एक्सपेंसेस ऐड होगा, इनकम लेस होगा। यस यस। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम। श्वेता।
अच्छा अच्छा, सुनो सुनो एक बार, जिनके भी डाउट है ना, एक बार यहाँ पे चैट बॉक्स में ना अपना नाम लिख दो, मैं फिर यहाँ से आपको बुला बुला के फटाफट से आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। यस सर। हाँ श्वेता बोलो। सर मेरे को पीजीबीपी के डेप्रिसिएशन के सम्स बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं? हाँ मतलब कोई कोई बहुत इजी वाले राइट आ रहे हैं और किसी को पूछ भी रही हूँ तो उनको भी आ ही नहीं रहे हैं। तो मैं आपको पूछूं अभी, एक्चुअली बहुत सारे हैं, 3-4 है। तो फिर तो मेरे को ऐसा करो, आप मेरे को उनकी फोटोज भेज दो। अच्छा ठीक है। और सर मैं आपको बोल रही थी कि ना आप एक छोटा सा सेशन बनाओगे क्या पीजीबीपी के डेप्रिसिएशन, वो जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक असेट पिक्चर अभी बाकी और पिक्चर खत्म हो गई, वो उस पे थोड़े से सम्स कर दोगे? तो आपने वो सेशन बना 19 आवर्स वाली रिवीजन क्लास में देखा है वो कॉन्सेप्ट आपने? देखी, हाँ वो देखी, और उसमें का एग्जाम्पल ऐसे उतना ही वो समझ आ गया, लेकिन अभी समझ कर रही हूँ तो समझ नहीं आ रहे। अच्छा चलो ठीक है, आप मेरे को एक बार डाउट्स भेज दो अपने, जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको तो मैं पूरा डिटेल में रिप्लाई कर दूंगा, और बाकी कोशिश पूरी करूंगा कि डेप्रिसिएशन वाले वीडियो बना के देख लूं, मैं डाल दूं। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। हाँ जी अमित। सर। हाँ बोलो। हाँ सर, वो मेरे ऑडिबल? हाँ हाँ बिल्कुल। सर मेरा डाउट सर इसमें डिविडेंड चैप्टर है। डिविडेंड वाला? हाँ सर। हाँ जी बोलो। इसमें सर हमने पढ़ा था कि आईएफएससी वाले केसेस में जो भी वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो एग्जाम्प्ट होता है शेयर होल्डर्स के हाथ में, और कंपनी भी सीडीटी उस पे, कंपनी पर भी सीडीटी नहीं लगता है ना। तो सर अगर कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी और शेयर होल्डर को मिलेगा तो 1034 में एग्जाम्प्ट होगा ना? हाँ हाँ 1034। तो सर 1034 की तो लिमिट है कि वो 10 लाख तक एग्जाम्प्ट होते हैं, तो अगर 10 लाख से ज्यादा मिल रहा हो तो सर तो क्या करते हैं? तो तो भी एग्जाम्प्ट मानेंगे सारा सारा? देखो, अगर आपके ऊपर 10 लाख का डिविडेंड है फिर तो 1034 में एग्जाम्प्ट है, बट अगर वो डिविडेंड 115 बीबीडीए में कवर हो रहा है, हाँ सर, अगर वो 115 बीबीडीए में कवर हो रहा है, फिर वो 10 लाख से ऊपर वाला 115 बीबीडीए में टैक्सेबल हो जाएगा फिर। अच्छा मतलब टैक्सेबल होगा, बस 1034 की लिमिट 10 लाख ही है बस? नहीं नहीं, 1034 की लिमिट 10 लाख नहीं है, 1034 में प्रोविजो ऐड हुई पड़ी है, उस प्रोविजो में लिखा है कि अगर कोई डिविडेंड 115 बीबीडीए में कवर हो जाता है तो उस पर 1034 नहीं लगेगा। आप ये मत बोलो कि 1034 की लिमिट 10 लाख है, क्योंकि अगर मैं 1034 की लिमिट 10 लाख बोल दूंगा ना, फिर तो जितने भी डिविडेंड है सब पे 10 लाख की लिमिट लग जाएगी। अब मे बी, अब मुझे नहीं पता आपको ध्यान आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, 115 बीबीडीए जो है वो सब पर नहीं लगता, कुछ लोगों पे एप्लीकेबल होता है, कुछ लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ सर। अब जिन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होता उनको डिविडेंड चाहे 20 लाख का मिले चाहे 50 लाख का मिले, उनके हाथ में सारा एग्जाम्प्ट है, और वो 1034 में एग्जाम्प्ट है। 1034 में एकदम? हाँ, क्योंकि 1034 में प्रोविजो में लिखा है कि जो 115 बीबीडीए जिस पे लगेगा उस पे 1034 नहीं लगेगा। अच्छा, तो इट मींस जिस पे 115 बीबीडीए नहीं लगेगा तो उस पे 1034 लग जाएगा, चाहे वो डिविडेंड 10 लाख है चाहे वो 10 लाख से ऊपर है। अच्छा एक डाउट और था सर, वो आपने जो सेट डाले हुए ना क्वेश्चन बैंक के प्रोफेशनल के, तो मैं वो वाला कर रहा था, तो उसमें एक वो क्या कहते हैं सर, वो सेक्शन 90 और 91 है ना, टैक्स ट्रीटी वाले। हाँ जी हाँ जी। सर उसमें एक डाउट आया था कि उसमें एक इनकम जो आउटसाइड थी उसके अंदर हमने टीडीएस पे किया था, तो वो टीडीएस का अमाउंट भी हमें मोबाइल कैलकुलेटिंग जीटीआई उसमें ऐड करना होता है हमें? हाँ, वो तो जब भी आप ग्रोस इनकम निकालोगे ना, जैसे आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो आपका एक इंस्टीट्यूट है और आपके इंस्टीट्यूट में मैं एज ए फैकल्टी काम कर रहा हूँ, तो मे बी अगर आपको पता हो कि अगर मैं आपको आपके इंस्टीट्यूट में आके पढ़ा रहा हूँ तो इट मींस मैं प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूँ, तो शायद आपको टीडीएस के चैप्टर में आपको ध्यान आ रहा हो 194J एक सेक्शन उसमें लिखा है कि अगर कोई किसी को प्रोफेशनल सर्विस देगा और पूरे साल में पेमेंट करेगा 30,000 से ऊपर, तो पेमेंट करने वाले को टीडीएस काटना पड़ेगा। मैं आपके इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रहा हूं, मान लो मेरी पेमेंट बनती है 1 लाख, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको ना कि 1 लाख पेमेंट नहीं करनी, उसका 10% टीडीएस काटना है, मतलब विवेक को 90,000 पे करने हैं और 10,000 टीडीएस काट के हमें जमा करवाना है।
जी सर। तो जब मैं अपनी रिटर्न फाइल करूंगा ना, तो मैं अपनी रिटर्न में कभी भी 90,000 शो नहीं करूंगा, रिटर्न में शो करूंगा 1,00,000 रुपए। जी सर। और उसके अकॉर्डिंग मैं नॉर्मल टैक्स निकाल लूंगा स्लैब रेट से। जी और सर। जब मेरा स्लैब रेट से टैक्स निकल के आएगा, फिर उसमें से माइनस करूंगा टीडीएस की, इतना टैक्स मैं पहले ही पे कर चुका हूं, जी और जो फिर बैलेंस टैक्स आएगा वो मुझे देना पड़ेगा। तो जब भी टीडीएस कटता है तो आप अपनी इनकम में पूरा शो करते हो, नेट इनकम का भी शो नहीं करते आप। जी सर। हम्म। सर एक ट्रांसफर प्राइसिंग से क्वेश्चन पूछना। हाँ बोलो। सर उसमें जब भी हम कप मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम्म। तो उसमें आपने यही बता रखा है कि विद वाले को विदाउट पे लेके जाना होता है। जो विद वाली आइटम्स होती है ना, नहीं, विद वाले को विदाउट पिन लेके जाना होता। जो जो आपका देखो, दो उसमें, एक तो रिलेटेड पार्टी होती है और एक अनरिलेटेड पार्टी होती है। अनरिलेटेड को रिलेटेड पे लेके हाँ, जाना होता अनरिलेटेड को रिलेटेड के बराबर लेके आना होता है। है। तो सर उसमें वैसे मोटा मोटा देखा जाए तो सारी चीजें माइनस ही करनी होती है। हम्म। नहीं वो यही तो होता है ना सर। ऐसे नालायक ठीक ऐसे है, रटना नहीं है। मोटा मोटा देखा जाए या वो सर, क्या होता है कि मेरे को आज याद तक, ही नहीं होता है। हाँ नहीं वो ठीक है, आज तक आपके एग्जाम में इतने क्वेश्चन बने हैं, आपके बुक्स में इतने क्वेश्चन है, सीए के एग्जाम में इतने क्वेश्चन बने, वो नॉर्मली बने ही ऐसे हैं कि वो हर केस में माइनस ही दिखता है। बट ऐसा नहीं होता कि हर केस में माइनस ही करना है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में फिगर उसने क्या दी है। ठीक है, बट हाँ आप ये ध्यान रख लो कि अगर मान लो रिलेटेड पार्टी है और अनरिलेटेड पार्टी है, तो अनरिलेटेड पार्टी में विद ट्रांसपोर्टेशन है तो विद वाले को विदाउट पे लेके आओगे तो माइनस करेंगे। वो विद वारंटी है, वारंटी वाले को विदाउट पे लेके आओगे तो माइनस करेंगे। तो नॉर्मली इसलिए लोग समझ लेते हैं कि हमेशा माइनस ही करना है, जबकि ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है दोनों की फिगर में कितना फर्क है। सर कोई ऐसे आइटम आपको याद है जो प्लस होती हो, मतलब फिर से वही बात है, मतलब मेरे को वो पता है, नहीं है को कौन सी चीजें प्लस होती हैं। वो ऐसे हो सकता है ना, जैसे मान लो अगर मैंने अनरिलेटेड पार्टी को दिया और उसमें ट्रांसपोर्टेशन 300 रुपए है, ओके। और रिलेटेड पार्टी को दिया उसमें अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन विदाउट वाला है, वो विद वाला है, तो विद को विदाउट पे लेके आऊंगा, 300 मैंने माइनस कर दिए। बट अगर यहां रिलेटेड पार्टी में ट्रांसपोर्टेशन 400 रुपए होती, हाँ सर। तो वहां पे है 300, यहां है 400, तो इट मीन मुझे 100 रुपए ट्रांसपोर्टेशन बढ़ानी पड़ेगी ना फिर, ठीक है सर। तो इसमें ऐड करना पड़ेगा बस। इसके मतलब और क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे। हाँ, इसमें ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में, कभी भी नहीं आएगा। प्रोफेशनल में नहीं होगा। हाँ, आज तक आपके एग्जाम में भी नहीं बना, और इवन सीए फाइनल के अंदर भी आप जितने क्वेश्चन चेक करोगे ना, नॉर्मली वहां पे भी नहीं बना। बट हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप बिग फोर सीए फर्म्स में काम करते हो, उसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इस बार के सर टीपी में ज्यादातर चांसेस आप बता रहे थे वो नए वाले प्रोविजन के आएंगे, वो रूल जो नए वाला है। हाँ, उम्मीद तो है यार, अब आने तो चाहिए। उसका भी एक बार भी क्वेश्चन नहीं बना, उम्मीद है पूरा पूरा आना चाहिए। आई थिंक आपके इसमें भी सेट में 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो काफी है प्रैक्टिस के लिए ना। जो मैंने वो कैलकुलेशन वाले दे रखे हैं वो ठीक है, और बाकी एक मैंने स्टूडेंट दरबार के अंदर भी एक क्वेश्चन करवाया था, शायद 1 या 2 क्वेश्चन करवाए थे, वो भी कर लेना। ठीक है। और ठीक एक सर लास्ट डाउट, अगर ये अगर आप ले सके अभी तो, बोलो बोलो छोटा सा डाउट बोलो। सर। उसमें एग्जामिशन लिस्ट है ना जिसमें हम एडवोकेट की सर्विसेज पढ़ते हैं। हम्म। सर एक क्वेश्चन कर रहा था उसमें, जब सीनियर एडवोकेट अदर एडवोकेट को सर्विस देता है हम्म तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आती है ना सर। हम्म। तो सर अगर वो फर्म ऑफ एडवोकेट को दे रहा है तो उसकी टर्नओवर चेक करनी रहती है या नहीं करनी रहती? या अगर मतलब जैसे अगर फर्म ऑफ एडवोकेट को देखा कि हमने फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दी तो डायरेक्ट फॉरवर्ड चार्ज में आ जाएगी, उसके अंदर उस फर्म ऑफ एडवोकेट की कोई टर्नओवर चेक नहीं करनी रहती? ऐसा होता है सर? चेक करनी होती है टर्नओवर? नहीं, हमें जिसको सर्विस दी जा रही है उसकी हमें टर्नओवर चेक करनी पड़ती है, वो बिजनेस एंटिटी है या नहीं है, उसकी टर्नओवर कितनी है। बट अब वहां पे ना, आपने अब पता नहीं मुझे देखा नहीं देखा, जो मैंने अभी लेटेस्ट सेशन में डाले हैं, अब जो वहां पे 10 और 20 लाख की एक लिमिट लिखी हुई थी, हाँ सर। अगर आपको ध्यान आ रहा हो उस एग्जामिशन में। नहीं सर, मेरे को याद नहीं हाँ, है, इस लिमिट के ऊपर ही नहीं है। हाँ, तो अब जो वहां से ना लिमिट इन्होंने हटा दी है, अब वहां पे एक वर्ड लिख दिया रजिस्ट्रेशन। इट मीन इसका मतलब ये है, लिमिट तो आज भी है। अब कई बार क्या होता है कि लोग ना 10 और 20 लाख से पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। हाँ सर। तो अब जिन्होंने पहले भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया ना, तो वो भी लोग वहां पे कवर हो जाएंगे। एक बार उस एंट्री को ना दोबारा से पढ़ लेना, और फिर मुझे एक बार अपना डाउट्स वो भेजना कि ये वाला मैं आपको बता दूंगा फिर। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी।
सर एक क्वेश्चन था। नाम बोलो। ख्याति गुप्ता। हाँ ख्याति बोलो। सर सैलरी ऑफ वी बिकम मतलब कि जो फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड पेड मतलब ड्यू हुई है फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ की सैलरी पेड एंड पेड 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ असेसमेंट ईयर 2021 में तो सैलरी वी की क्या देंगे? ऑप्शन है अप्रैल 19 टू मार्च 20, मार्च 19 टू फरवरी 20, मार्च 19 टू मार्च 20। तो ये तो आंसर नहीं होगा, मार्च टू अप्रैल फेब। वाला होगा ना? नहीं नहीं नहीं, मार्च टू फेब होगा ना। नहीं, मेरे को इसमें ये चीज का डाउट आता है कि कब हम मतलब अगर हमारी एक फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट आपकी ना आवाज कट रही है काफी ज्यादा बहुत। आपका क्वेश्चन ये है, मैं जो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि अगर सैलरी मेरी नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट को ड्यू हो रही है और 7 तारीख को मुझे मिल रही है, तो किस मंथ से लेके किस मंथ तक की सैलरी टैक्सेबल करेंगे? क्वेश्चन ये है आपका ख्याति, क्वेश्चन यही है आपका? हेलो हाँ, तो उसके अंदर यही है ना। देखो मार्च की सैलरी जो है, मार्च की सैलरी तो अप्रैल में ड्यू होगी ना। इट मींस अगर मान लो ये हेलो हेलो हाँ सर। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्च की सैलरी जो होगी वो अप्रैल में ड्यू होगी ना। हाँ। तो अगर अप्रैल से मेरा ईयर स्टार्ट होगा तो इट मींस अप्रैल से जो मुझे सैलरी टैक्सेबल करनी पड़ेगी वो पिछले साल की मार्च से करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्च की सैलरी मेरी अप्रैल में ड्यू हो रही है और इस साल की मार्च की सैलरी मेरी अगले साल के अप्रैल में जाएगी। तो मतलब इस साल मेरी सैलरी फिर टैक्सेबल होगी कहां तक? सिर्फ फेब तक होगी। तो इस साल जो मेरी सैलरी टैक्सेबल होगी पिछले साल की मार्च से इस साल के फेब तक आएगी बस। अच्छा, और जो अनअवेल लीव होती है ना, आपकी ना पीछे वो कैलकुलेट कैसे करते हो? पीछे से ना बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, आपके पीछे से कोई बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। मैं सेंड कर चुका हूं, 4G भी चलता है, जब H प्लस चल रहा है 4G तो चलेगा। हेलो, चलो अगला किसी का डाउट मैं ले लेता हूँ इतने। अजीत। हेलो सर। हेलो जी, कौन? हेलो सर, साकेत। हाँ साकेत बोलो। सर वो कैपिटल गेन होता है ना चैरिटेबल के टाइम पे एग्जेम्पशन, सर क्या मुझे कुछ वो डाउट लग रहा है, क्या समझा सकते हैं सर? मतलब वो चैरिटेबल ट्रस्ट के टाइम पे वो कैपिटल गेन होता है। वो तो मैंने नालायक पूरा 2 घंटे का लेक्चर यूट्यूब पे डाला हुआ है सर, देखा कुछ डाउट था इसलिए। तो उसके अंदर तो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है तो अपनी कोई भी अगर कैपिटल एसेट बेचेगा, उसके बेचने पर जो भी उसको कैपिटल गेन आएगा, अब वो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि उसने फर्दर इन्वेस्टमेंट की है नहीं की। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि वो चैरिटेबल ट्रस्ट जब भी कोई नई एसेट परचेज करेगा ना, तो जो भी नई एसेट की कॉस्ट है वो माइनस में जो पुरानी की कॉस्ट है वो, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस में कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, ये जो डिफरेंस निकल के आएगा इतना डिफरेंस कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कर देंगे और बाकी हमें टैक्सेबल करना पड़ेगा। मतलब सर सेल नहीं किया तो टैक्सेबल हो जाएगा ना? सेल नहीं किया फिर तो टैक्सेबल होगा ही होगा। बट अगर आपने आगे कोई परचेज किया है तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस में कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, तो जो डिफरेंस होगा उतना कैपिटल गेन एग्जम्प्ट करेंगे और बाकी फिर हमें टैक्सेबल करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। ओके जी। दीपांशी। हेलो दीपांशी। भाग्यश्री। हेलो सर। हेलो हाँ जी। हेलो हेलो हाँ सर, मुझे गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून जी, बोलो। सर मुझे पोयम वाले कंसेप्ट में एक क्वेश्चन है। उसमें एक है कि पोयम इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, तो सर पोयम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों कैसे हो सकता है? नहीं, पोयम इन इंडिया और फिर वो जो 4 वाली लिमिट थी
बोलो बोलो। वो 4 वाली लिमिट थी, उसमें से तो डिसाइड करना है कि इन इंडिया है या आउटसाइड क्या है। हम्म नहीं, पोयम तो एक ही जगह तो होगा ना। पोयम दोनों। पोयम कभी भी किसी फॉरेन कंपनी का दोनों जगह पर हो ही नहीं सकता। या तो वो इंडिया में होगा या वो आउटसाइड इंडिया होगा। अब वो आउटसाइड इंडिया है हाँ या वो इंडिया में है, उसके लिए पोयम की गाइडलाइंस दी हुई हैं। तो वो गाइडलाइंस में वो 4 हाँ कंडीशन है और बोर्ड मीटिंग वाली कंडीशन है। तो अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो उसको फिर हम मान लेते हैं एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। और अगर उसकी मेजोरिटी बोर्ड हाँ मीटिंग भी इंडिया से बाहर है तो फिर हम मान लेते हैं पोयम इंडिया से बाहर है। हाँ और अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, फिर उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिस प्रिंसिपल के बेस पे हमें डिसाइड करना पड़ता है कि उसकी पोयम कहाँ पे है। बट होगी पोयम एक ही जगह पर, या तो वो होगी इंडिया में या वो होगी आउटसाइड इंडिया में। सर एक जगह ऐसे लिखा था, इफ पोयम इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया देन पोयम मेनली एंड प्रीडोमिनेंटली इन इंडिया देन पोयम इन इंडिया कंसिडर करेंगे। पोयम इन इंडिया और आउट, सिर्फ ये लाइन लिखी हुई थी। हाँ, अगर पोयम इंडिया में भी है एंड आउटसाइड इंडिया है देन वो मेनली एंड प्रीडोमिनेंटली, अगर वो इंडिया में होती है तो इंडिया में हाँ तो हाँ, कंसिडर करेंगे। हाँ तो वो मेनली एंड प्रीडोमिनेंटली का मतलब ये है कि उसके जितने भी की हाँ डिसीजन जो हैं वो इंडिया से लिए जा रहे हैं। हम्म तो अगर अच्छा उसके की डिसीजन जो हैं अगर वो इंडिया से लिए जा रहे हैं तो उस केस में फिर जो होगा, फिर हम पोयम इंडिया में मान लेंगे, उसके बेस पे फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, अगर मेनली एंड प्रीडोमिनेंटली इन इंडिया है देन पोयम इज इन इंडिया एंड आउटसाइड है देन आउटसाइड इंडिया। यस यस यस। और सर सेकंड डाउट ये था कि वो डिविडेंड वाला चैप्टर है ना, हाँ जी। उसमें जैसे कि होल्डिंग कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ द अनदर कंपनी है, हम्म देन उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। किसका? ये जो मतलब होल्डिंग में से सब्सिडरी कंपनी का हम डिडक्ट करते हैं ना डिविडेंड डिक्लेयर्ड में से, डिविडेंड रिसीव्ड वो जो सब्सिडरी वाला है। हाँ 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 हाँ। तो वो जो सब्सिडरी कंपनी में भी मतलब होल्डिंग कंपनी किसी और की सब्सिडरी है तो फिर उसमें उसको डिडक्शन नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, तो हाँ। ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया सर। नहीं, वो तो ये है कि अगर एक एक मान लो सब्सिडरी कंपनी है और उसकी होल्डिंग कंपनी है, हाँ तो अगर वो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को डिविडेंड दे रही है और सब्सिडरी कंपनी फिर आगे डिविडेंड दे रही है, तो फिर तो सब्सिडरी कंपनी जो आगे डिविडेंड दे रही है उसमें से पहले तो होल्डिंग से जो रिसीव किया वो माइनस कर देंगे। हाँ बट अगर यहाँ पे सब होल्डिंग कंपनी स्टार्ट हो जाती हैं, फर्दर होल्डिंग कंपनी या फर्दर सब्सिडरी कंपनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस केस में फिर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर हमें अलग अलग डिविडेंड निकालना पड़ेगा और उसके बेस पे फिर हमें टैक्सेशन करनी पड़ेगी। और सर वो जो सब्सिडरी कंपनी है वो अगर वो बाहर की कंपनी होती है तो भी मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगा इसमें। इवन अदर कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी देन डिडक्ट नॉट डिडक्टेबल। फिर तो वैसे ही नहीं मिलेगा ना, क्योंकि फॉरेन कंपनी वाले केस में तो सीडीडी कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है। हाँ वो होता ही शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। सर एक्चुअली मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ तो फिर वो डिविडेंड वाला आप थोड़ा डाल सको वीडियो तो पॉसिबल हो तो। डिविडेंड वाला चलो मैं कोशिश करूंगा स्टूडेंट दरबार के अंदर एक सेशन लगा दूं कुछ। ओके सर। सर मुझे एक और डाउट था एएमटी में, उसमें एक क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोविजंस इन केसेस ऑफ अ डिसकंटिन्यूस ऑफ अ बिजनेसेस ऑफ एओपी और डिसोल्यूशन देयरऑफ। तो उसमें एक थर्ड पॉइंट है, इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूस या डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग, देन फिर वो जो दो है ना, अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी सच पर्सन हु इज डिसीज्ड। एक बार दोबारा से मेरे को क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? हाँ ये थियरी का है, एओपी का है, सॉरी एएमटी का है, थियरी बेस्ड है। क्वेश्चन ये है व्हाट आर द प्रोविजंस इन केस ऑफ अ डिसोल्यूशन ऑफ अ बिजनेस ऑफ एन एओपी, ऐसा है क्वेश्चन। तो आप मेरे को ऐसा करो, क्वेश्चन ना मुझे अभी व्हाट्सएप कर दो और जो नेक्स्ट डाउट सेशन होगा मेरा 3:30 बजे, उसके अंदर फिर मैं आपको बता दूंगा सर। अच्छा हाँ सर, एक और लास्ट डाउट था जीएसटी में एग्जामिशन में, उसमें एंट्री नंबर 81 है ना, उसमें रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट तो वो तो एग्जाम्ड है ही,
लेकिन जो बी नंबर पॉइंट में है अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट, तो वो नीचे सी पॉइंट में लिखा हुआ है कि रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट वो एग्जम्प्ट है, तो मतलब नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट भी एग्जम्प्ट है? नहीं, नॉन रिकॉग्नाइज नहीं है ना, आईपीएल जैसे है, आईपीएल एग्जम्प्ट हाँ। नहीं है। मतलब जितने भी आपके स्पोर्टिंग रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी अगर कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, अच्छा। ये जो सर्विस होंगी ये एग्जम्प्ट है। और अगर मान लो अच्छा। किसी कंपनी ने कोई सपोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया और वो रिकॉग्नाइज है, बट वो एग्जम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों चीजें ना रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, मतलब बॉडी भी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए और इवेंट भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अच्छा, बॉडी और इवेंट दोनों रिकॉग्नाइज होना चाहिए। यस। अच्छा हाँ। और सर वो मैं नाम एक 27, ठीक है, एक में ना सर वो 30 सितंबर 2020 तक एक्सटेंड हुआ है 19A वाले में, वो 2020 तक आ जाएगा। वो 2020 तक आ हाँ। जाएगा। अच्छा हाँ, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। चलो हर्षिता। हेलो 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 हेलो, हाँ जी बोलो। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, कौन? सर मुझे डाउट एचपी में है। हाँ बोलो। सर जनरल पूछना है अभी लॉकडाउन के हिसाब से कुछ। लॉकडाउन के हिसाब से पूछना क्या? सर सेक्शन 24 है ना, वो डिडक्शन वाला 23 सॉरी, हम्म। उसमें 2,30,000 वाली लिमिट वाला। 2,30,000 की लिमिट कौन सी? 23 में तो एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 24। हाँ, उसमें 230 वाला क्या? हाँ सर, उसमें ना 2 लाख का है कि जब अपना कैपिटल बोरो हो और 5 साल का हो और 1 अप्रैल के बाद किया हो। हम्म। तो सर अभी 5 इयर्स जैसे कि अभी कंप्लीट होने वाला था और बीच में लॉकडाउन शुरू हो गया, तो एग्जाम डिडक्शन मिलेगा जो भी? हाँ मिल जाएगा बिल्कुल। मतलब ये लॉकडाउन के बाद ना, मतलब 5 साल वो पूरे होने वाले ही थे इसमें। क्या चीज? 5 साल पूरे होने वाले थे लॉकडाउन के बीच में, पर लॉकडाउन आ गया तो हुए नहीं पूरे, मतलब पूरे हो चुके हैं और बीच में लॉकडाउन आ गया। तो हाउस तो इनका ये प्रॉपर्टी की सब हाउस प्रॉपर्टी की जब आप रिटर्न फाइल करोगे इस साल या उससे अगले साल, तो उसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। ओके सर। सर और मुझे एमसीक्यूज में डाउट है। बोलो। अभी एमसीक्यूज के क्वेश्चन में डाउट है? मतलब आपके स्कैनर में से ही है और हाँ एक तो टेक्स्ट बुक में। फिर आप मुझे वो व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको फिर रिप्लाई कर दूंगा उसका। ओके 3:30 वाली टाइमिंग्स पे। हाँ जी हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। एंड सर हैप्पी गुरु पूर्णिमा बिलेटेड। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू ओके सर। एंड सेम टू यू। रितिका। हेलो हेलो, हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर मैथ वाले चैप्टर में जो हम आइटम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें एक पॉइंट है कि लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड या अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन व्हिचएवर इज लेस, वो हम माइनस करते हैं। तो सर अगर उसमें से एक ही पॉइंट दिया हुआ है, लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो उस केस में कोई तो फिर हम ट्रीटमेंट नहीं कुछ होगा फिर। सर आपने क्लास में पर एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन 3 कराया था, उसमें ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस था 3 लाख का और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं था, बट आपने 3 लाख माइनस करवाए थे। नहीं, उसमें आपने अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होगा, वो नील होगा, नील, जीरो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है फिर तो हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बट अगर वो 3 लाख रुपए का है और डेप्रिसिएशन नील है तो फिर हायर जो क्या नाम है उसका, लेस वाला होगा, हाँ फिर माइनस नहीं होगा उसमें। एक बार मेरे को या तो क्वेश्चन सेंड करना, कौन सा कह रहे हो आप? ठीक है सर, मैं सेंड कर दूंगी। हाँ मुझे अभी व्हाट्सएप कर देना और मैं 3:30 बजे फिर आके आपको बता दूंगा क्या है उसमें। ठीक है सर। एक गिफ्ट में और है कि जो गिफ्ट का लॉ लगता है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ पे लगता है। नहीं, सब पर लगता है, अगर सब पर लगेगा। सर ये जो
सेक्शन 56 है बुक में, तो हेडिंग दी हुई है गिफ्ट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल और इचुअर। नहीं, क्लास में आप नोट्स चेक करो ना, वहां पे मैंने ऑल एसएससी लिखवाया होगा। अच्छा। 56(2)(10) जो है ना नए वाला, तो वो ऑल एसएससी के ऊपर लगेगा। इंडिविजुअल, एचएफ या कोई भी पर्सन है जो गिफ्ट रिसीव करेगा 56(2)(10) में सब कवर होंगे। ठीक है। और सर जो ये जो एक्सेप्शंस हैं कि हमें इन चीजों पे गिफ्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो सर उसमें है ऑन ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, अगर सर किसी इंडिविजुअल ने डिवोर्स लिया है और उसी सेम पर्सन से दोबारा मैरिज करी है, ओ माय गॉड, अच्छा। मतलब टैक्स प्लानिंग के लिए या टैक्स अवॉइडेंस के लिए, ऐसे ऐसा कौन करेगा? सर अगर किसी को अवॉइडेंस करनी हो। अच्छा, तो मतलब दोबारा शादी की है फिर? हाँ, लेकिन उसी पर्सन से। अच्छा, तो फिर क्या एग्जेम्प्ट होगा? नहीं, देखो लॉ में लिखा है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, लॉ में कहीं ये नहीं लिखा कि एक मैरिज। जैसे आज 2 शादियां भी हैं, 3 शादियां भी होती हैं, तो उस मैरिज पर जो भी पैसा मिलता है वो एग्जम्प्ट ही होगा। बट गवर्नमेंट की ये इंटेंशन, गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं सोचा होगा जो आपने सोचा कि हम टैक्स अवॉइडेंस के लिए बार बार शादियां कर लेंगे, कि हाँ भाई चलो एक बार डाइवोर्स कर लेते हैं फिर दोबारा शादी कर लेगा। अगर ऐसे टैक्स अवॉइडेंस होती फिर तो हर पर्सन क्या करता, 10-10 बार डाइवोर्स करके 10-10 बार शादियां करता। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर आप ये कह रहे हो कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जाम्पशन में आ जाओगे आप। अच्छा। और सर सेक्शन 115 बीबी जो है, उसमें 2 इनकम है, इनकम ऑफ जॉकी और विनिंग फ्रॉम मोटर कार रैली, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आता है, तो फिर वो कहाँ जाता है? कौन सा अदर सोर्स में नहीं आता? इनकम ऑफ जॉकी हाँ, या विनिंग फ्रॉम अ मोटर कार रैली, वो फिर आपका पीजीपी कितना टैक्सेबल होगा, या जो आपका सेक्शन 168 है, 68 से लेके 69C तक फिर उसके अंदर आ जाएगा। तो सर जैसे इससे पहले भी एक सेक्शन में है कि अगर कोई इनकम जैसे अगर पीजीबीपी में नहीं जाती तो अदर सोर्सेज में आ जाती है, तो हमें पता कैसे चलता है कि पीजीबीपी में जाएगी नहीं? वो तो डिपेंड करता है ना कि आपका बिजनेस क्या है। जैसे मान लो मेरा बिजनेस ही लॉटरी खेलने का, देखो 2 चीजें हैं। कई बार बच्चे क्या रट लेते हैं कि लॉटरी की इनकम अदर सोर्स की इनकम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लॉ में कहीं नहीं लिखा ये चीजें। से मान लो मेरा बिजनेस लॉटरी का है, अब मान लो आपने कई बार देखा होगा आज गवर्नमेंट लॉटरी निकालती है, स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी निकालती है हर महीने में, हर 6 महीने में। तो अगर मेरा बिजनेस ही लॉटरी का है, जैसे मान लो मैं लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मेरा काम तो लॉटरी सेल का है, तो मेरी इनकम हो गई पीजीपी की। जिसके हाथ में लॉटरी है उसकी लॉटरी निकल गई, उसका इनाम निकला, उसकी इनकम आ गई अदर सोर्स की। अब नॉर्मली बच्चा क्या सोच रहा है कि लॉटरी की इनकम तो अदर सोर्स की इनकम है, वो डिपेंड करता है कि जो इनकम बिजनेस में नहीं जा रही वो इनकम अदर सोर्स की इनकम है। तो ऑलवेज ना क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि ये इनकम बिजनेस में टैक्सेबल हो रही है नहीं हो रही, और अगर बिजनेस में टैक्सेबल नहीं हो रही तो फिर हर केस में आपकी अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, वेलकम। चलो और किसी को डाउट जी? 5 मिनट मैक्सिमम हमारे पास बचे हैं। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। आपकी ख्याति पीछे से ना बहुत आवाज आ रही है, पीछे कहाँ पे बैठे हो आप? अच्छा, हाँ बोलो। चलो सर, ब्लाइंड अगर पर्सन है और उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल आएगा या फिर उसको जो एग्जम्पशन लिमिट है वो मिलेगी? ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो 3200 रुपए एग्जम्पशन मिलेगी ना। 3200 रुपए एग्जम्पशन मिलेगी अगर, लेकिन वो हैंडीकैप के लिए, अगर लेकिन ब्लाइंड होगा तो उसको कितनी मिलेगी? देखो ब्लाइंड उसमें हैंडी 80U के अंदर जितनी भी कैटेगरी कवर हैं, अगर मान लो लिखा हुआ है कि आपकी कैटेगरी 80U के अंदर कवर हो जाती है, तो 80U में ना सिर्फ हैंडीकैप नहीं है, डिसेबल भी कवर है और कई तरह की डिसेबिलिटी कवर है। ठीक है, तो अगर वो 80U वाला है फिर तो आप 3200 में कवर हो जाओगे। अगर वो 80U में कवर नहीं होता तो फिर वो फुली टैक्सेबल में कवर होगा फिर। सर लेकिन आपके स्कैनर में एक क्वेश्चन था, उसमें ब्लाइंड बोला गया है कि अगर ब्लाइंड है तो उसमें क्या होगा? हाँ, तो उस केस में फिर 3200 वाले में कवर करोगे आप। हेलो। यस सर, मेरे को एक डाउट था कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में। बोलो। सर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी एम्प्लॉयर निकालता है एम्प्लॉय का,
और अगर उसका जो एंड में जो अमाउंट मिलती है अगर वो फैमिली को मिली तो फिर वो अदर सोर्स में टैक्सेबल है। चलो बोलते रहो, बोलो बोलो। और एम्प्लॉय को मिली तो वो सैलरी में टैक्सेबल है और एम्प्लॉयर को मिली तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल है। तो सर यहाँ पे एक स्कैनर से क्वेश्चन निकला था कि एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द मैच्योरिटी ऑफ स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर विच प्रीमियम वाज पेड बाय सच एम्प्लॉयर shall be premium was paid by employer shall be considered to be income of the employer under head। तो इसका आंसर क्या आएगा? अंडर हेड सैलरी या पीजीबीपी आ जाएगा? पीजीबीपी आ जाएगा सर। इसका पीजीबीपी किया था लेकिन आपके जो आंसर वाला सेट था ना उसमें आपने सैलरी टिक करवाया है। नहीं, पीजीबीपी आ जाएगा इसका। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। चलो जी, फिर अगला डाउट सेशन फिर 3:30 बजे लेंगे अब, ठीक है। और बाकी आई होप आप सबके डाउट क्लियर हो गए हैं, और जिनके भी डाउट्स अगर बैलेंस होंगे तो फिर वो 3:30 बजे मैं यहाँ पे डाउट ले लूंगा, ठीक है। ओके जी, फिर अपना लंच करके आओ, मुलाकात करते हैं फिर 3:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर।